वार्म हेलो। काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है इस सर्विस में जाने का, आईएएस आईपीएस बन के गवर्नमेंट में आने का। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को आप बदलाव ला सकते हैं, लेकिन जितनी बड़ी पोस्ट है उतना ही बड़ा संघर्ष ये एग्ज़ाम डिमांड करती है। तो मुझे एक चीज़ आपको बता देनी है सबसे पहले कि कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड डेडिकेशन के बिना इस एग्ज़ाम को टैकल करना इट्स लिटिल बिट इम्पॉसिबल। मुझे आपकी कमेंट्स कहीं और देख रहा हूँ मैं दूसरे फ़ोन में। कमलेश है, ललित है, ममता है एंड निकुंज है एंड वेरी हेलो टू ऑल। मैं कमेंट्स पढ़ता रहूँगा साथ साथ में, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते रहना। लेकिन जो चीज़ें मुझे पहले बतानी है वो हम फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आपके डाउट्स पे आएंगे। सबसे पहले इस एग्ज़ाम को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है काफ़ी बार लोग ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं और प्रीलिम्स देने चले जाते हैं, या मेंस में कुछ गफला हो जाता है या इंटरव्यू में गफला हो जाता है। द वेरी बेसिक रीज़न इज़ दैट कि हम लोग एग्ज़ाम को समझते नहीं हैं, या फिर एग्ज़ाम को समझने के लिए हम 2-3 साल ऐसे ही ले लेते हैं जैसे कि हमें अटेम्प्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि जैसे आप सब ने वो स्टोरी सुनी होगी कि पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार निकालना काफ़ी ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट शार्पनिंग द एक्स, राइट। तो जब तक एग्ज़ाम को समझेंगे नहीं, और एग्ज़ाम को समझने के लिए पहले ये समझना है कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वी आर ऑफिसर्स, वी आर गोइंग टू बी ऑफिसर्स, ओके। एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आने वाली है। तो एक ऑफिसर कैसा होना चाहिए? एक ऑफिसर ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी जॉब के प्रति डेडिकेटेड हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में कंटेंट हो, काफ़ी नॉलेज हो उसके पास। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसको वो कितने अच्छे से फील्ड में उतार सकता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यूपीएससी का जो पूरा एग्ज़ाम है वो भी यही चीज़ चेक करता है कि आप कितने अच्छे से जो सिलेबस है उसको एनालाइज कर सकते हैं, पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको समझ सकते हैं, और उसके बाद आप कितने अच्छे से वो चीज़ों को ऑन फील्ड रियलिटी में ला सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ें मुझे आपको बतानी है कि ये एग्ज़ाम को समझना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू, अगर किसी को भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन पूरी पढ़नी है। वो नोटिफिकेशन में ही उन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम के थ्रू वो किस तरह के कैंडिडेट्स को चूज़ करना चाहता है। तो इट इज़ बेटर टू गो थ्रू द यूपीएससी नोटिफिकेशन। आई एम गेटिंग योर कमेंट्स, लेकिन प्लीज़ मैं पहले अपनी बात रख लूँ, उसके बाद आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नोटिफिकेशन देख लेनी है। उसके बाद एग्ज़ाम जो 3 स्टेज में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो हम क्या करते हैं कि हम तीनों स्टेज को अलग अलग देख के चलते हैं कि पहले प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, फिर मेंस करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे। योर टारगेट शुड बी दैट टेकलिंग द एग्ज़ाम इन वन अटैम्प्ट। दैट मीन्स कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अलग अलग नहीं है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप तीनों स्टेज की प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि पहले प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मेंस का देख लेंगे। अब जब प्रीलिम्स अगर हो भी जाता है तो क्या होगा कि मतलब प्रीलिम्स के बाद 4 महीने बनता है। 4 महीनों में आप ऑप्शनल नहीं कर पाओगे, या फिर जीएस नहीं कर पाओगे, या फिर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, एंड देन यू विल फील कि अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट टाइम होता यह है कि शायद प्रीलिम्स भी नहीं निकलती। तो जब भी आप अटेम्प्ट देना चाहे या अटेम्प्ट देने की सोचे तो दैट शुड बी योर वेरी वेल डिज़ाइंड, स्ट्रेटेजाइज्ड एंड वेल प्लान्ड अटेम्प्ट, जिससे आप उसमें अपना 100% दे सकें। जैसे कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जून 2016 में, लेकिन फिर मैंने कॉलेज के 4 साल में क्या किया, तो मैंने कॉलेज के 4 साल में कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, लेकिन जितने भी टॉपर्स के वीडियोस थे, उनके ब्लॉग्स थे, उनके जो कमेंट्स थे, वो सारे मैं पढ़ता था, ताकि मुझे पता चलता था कि ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनमें ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है। वो सब देखते हुए मैंने खुद की एक स्ट्रेटजी बनाई। तो 4 साल मैंने जो समझा वो ये था कि मुझे 1 साल में क्या करना है। तो जैसे ही मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ प्रिपरेशन के लिए और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरा प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसको कैसे टैकल करना है। तो अब यूपीएससी में क्लियर करने के लिए क्या करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है समझना क्या नहीं करना है, ओके। क्योंकि काफ़ी लोग
ऐसे लाइन में लग जाते हैं, राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में लाखों लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो 990 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी कैंडिडेट्स में नहीं है? ओके, तो दैट इज़ वेयर आई वांट टू पुट फोकस ऑन। सबसे पहली चीज़ कि डोंट बी द फ्लो, सॉरी डोंट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो, राइट? आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद से डिज़ाइन करनी है। टॉपर्स बोलेंगे कि आप ये पढ़ो, वो कोई और बोलेगा कि आप वो पढ़ो, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो सूट करता है आप वो पढ़ें, राइट? जैसे कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी मैं इस आउट ऑफ द वे इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जैसे कि पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, या रमेश सिंह नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर शंकर आईएएस नहीं पढ़ी, या मैंने योजना नहीं पढ़ा, कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ा, मैंने सेकंड एआरसी नहीं पढ़ा। ओके, एंड देर आर मैनी मोर थिंग्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन पे डिपेंडेंट नहीं था, आई वॉज डिपेंडेंट ऑन बाजीराम। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपने तरीके से सही लगती थी कि मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे फ़ायदा देगी। सेकेंड चीज़ ये है, पहला तो ये कि अपनी स्ट्रेटजी खुद से डिज़ाइन करो। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल इज़ कि हाँ, अपना जो रिसोर्सिस है वो काफ़ी लिमिटेड रखना है। आज अगर किसी ने बोल दिया कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़नी है, आप लक्ष्मीकांत लेके आए। फिर कल किसी ने बोल दिया कि डीडी बासु इंपॉर्टेंट है, तो आप डीडी बासु लेके आए। फिर कल कोई तीसरा आएगा बोलेगा सुभाष कश्यप है। फिर कोई चौथा आएगा एंड विल से कि क्लास नोट्स है, राइट? तो इन सारी चीज़ों से आपको भटकना नहीं है। आपके ध्यान में एक ही चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। वो सिलेबस आपको कहाँ से मिल रहा है, कौन सी बुक वो आपको दे रही है, और आपका जो मेंस का पर्सपेक्टिव है, इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव है एंड प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव है, वो तीनों पर्सपेक्टिव कौन सी बुक से सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट वन बुक विल बी योर स्टैंडर्ड सोर्स, राइट? सो नो नीड टू गो फॉर डिफरेंट सोर्सेज फॉर डिफरेंट स्टेजेस कि प्रीलिम्स के लिए कोई और पढ़ा, फिर मेंस के लिए कुछ और पढ़ा, देन यू आर डन। आप नहीं कर पाएंगे प्रिपरेशन, राइट? या फिर आई कैन से कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, राइट? तो एक ये चीज़ है कि काफ़ी लोग बोलते हैं, एंड आई विल ऑल्सो रिपीट द सेम, कि इंस्टीड ऑफ मतलब कि 10 बुक्स पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए और वही चीज़ों को समझना है, राइट? अब मैं स्टेज टू स्टेज जाऊंगा कि कैसे अलग अलग स्टेज की प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि व्हाट शुड बी द प्रिलिमिनरी स्ट्रेटजी, ऐसा एक डाउट आया है मनीष का, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं है। आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो मेंस ओरिएंटेड ही होगी, ओके? क्योंकि वही एग्ज़ाम है जिसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड हो रहे हैं। प्रीलिम्स में आप 180 लाओगे, 150 लाओगे, 130 लाओगे, अल्टीमेटली आप एक ही लाइन पे खड़े रहने हैं जो जितने भी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं उनके साथ, राइट? तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी दैट वुड बी फोकस ऑन मेंस। मेंस और प्रीलिम्स का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेंस और प्रीलिम्स का कंबाइंड प्रिपरेशन करना है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये कंबाइंड प्रिपरेशन होता क्या है। आई टेल यू बाय एग्जांपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक स्वच्छ भारत मिशन, ओके? तो स्वच्छ भारत मिशन जब आप पढ़ रहे हैं तो व्हाट विल यू बी गोइंग थ्रू इज कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका मिशन क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसका बजट क्या है, ओके, उसका टारगेट क्या है, उसका प्लान क्या है। दिस एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, ओके? व्हेन, व्हाट एंड वेयर, ये 3 क्वेश्चंस वुड बी योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन। वाई एंड हाउ और वाई नॉट वुड बी योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन। तो स्वच्छ भारत मिशन कितना यूज़फुल है, या उसका जो आउटपुट है वो कितना अनएक्सपेक्टेड लाइन्स है, या हमें और क्या करना चाहिए, या सही में इंडिया को स्वच्छ भारत मिशन की ज़रूरत है, अगर है तो ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस क्या है। ये सारी जो प्रिपरेशन होगी वो प्रीलिम्स नहीं लेकिन मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, राइट? एक क्वेश्चन आया है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स के नाम बता सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स के नाम सारे काफ़ी लोगों टॉपर्स ने बताए हुए हैं, आई वॉन्ट बी द एक्सेप्शन इन टू दैट। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स जाननी है, लाइक मैंने जो रिफर की for UPSC preparation, if you take your single subject, for example, geography, right? So in geography, you have Maji Hussain, you have GC Leong, you have NCRT, you have Lunal's notes available, you have Rashtani's videos, you have many coaching materials like Vision IS and all. So what to read and what not to read. Only thing I would suggest you to is that okay, take any material which you think that you are comfortable reading with and compare it with the UPSC syllabus
if that particular material is covering all the aspects of the syllabus, then no need to go for any other book, because ultimately if you compare all the books, they will be having same things, right? So no need to waste time thinking about the resources. इस टॉपर ने ये यूज किया था, इस टॉपर ने ये यूज किया था, तो मैं कौन सा यूज करूं? तो उस टॉपर ने वो यूज करके क्लियर किया है, इस टॉपर ने ये यूज करके क्लियर किया है, दैट मींस कि बोथ आर वर्किंग, राइट? यू हैव टू चूज ओनली वन जो आपके लिए कंफर्टेबल हो. सो है कि आपको वही बुक्स पढ़नी है या वही बुक्स सफिशिएंट है. एटलीस्ट दोज वर द बुक्स जो मैंने यूज़ की थी और आई कुड क्लियर द एग्ज़ाम, राइट. तो एक वो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है. अगेन कमिंग बैक टू द पेपर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस में आपको दो पार्ट में प्रिपरेशन करनी है. फर्स्ट वुड बी योर ऑप्शनल एंड सेकंड वुड बी योर जीएस. ऑप्शनल की शुरुआत आपको जीएस के साथ ही करनी है. टेस्ट सीरीज़ में मैं आता हूँ बाद में. ऑप्शनल की शुरुआत आपको जीएस के साथ ही करनी है. जब आप अगर जून में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो 3-4 महीने में आपको ऑप्शनल ख़त्म करना है, एंड देन योर फोकस वुड बी कम्प्लीटली ऑन जीएस. जीएस में प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ जो मैंने मेंशन की हुई है वो आप एक बार देख लीजिए. एनसीईआरटीज़ देखने के बाद आप एडवांस बुक्स पे शिफ्ट हो जाइए. एक साथ आप 2 सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ख़त्म कीजिए ताकि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कंप्रीहेंड कर पाए, अच्छे से समझ पाए. देन यू कैन फोकस ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स. दिसंबर तक आपके सारे सब्जेक्ट्स का एक रीडिंग हो जाना चाहिए. फिर जनवरी से यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स. जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे वैसे वैसे जो रिवीजन का टाइम है वो कम होता जाएगा, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट. सो रिवीजन इज़ द की फॉर दिस प्रिपरेशन. नाउ आई एम कमिंग टू प्रीलिम्स कि आपने मेंस के लिए पढ़ लिया, जीएस के सब्जेक्ट्स ख़त्म कर दिए. अब जैसे कि जून में प्रीलिम्स होता है तो फ्रॉम फरवरी यू कैन शिफ्ट योर फोकस कम्प्लीटली टू द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें जितना भी फैक्चुअल डेटा आपको पढ़ना है, जो आपको लगा था मेंस की प्रिपरेशन के टाइम कि ये ज़रूरी है, उसको रिवाइज करना है. 1-2 क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ लगानी है, उसको सॉल्व करनी है उसी तरह से जिस तरह से यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप सॉल्व करेंगे, राइट. तो आप वहाँ बैठेंगे, 2 घंटे में वो पेपर लिखेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, एंड फिर आप एनालाइज करेंगे कि आपकी जो गलतियाँ हो रही है वो किस किस वजह से हो रही है. जैसे कि आप जल्दबाजी में गलत आंसर लिख रहे हैं, या फिर आपका नॉलेज की कमी थी और आपने ऐसे ही गप्पेबाजी में सब लगा दिया, तुक्केबाजी, या फिर आपका जो क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है. क्लैरिटी लैकिंग में ये होगा, जनरली ये सबके साथ होता है कि हम जब लेके बैठते हैं पेपर, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस हमें पता नहीं होंगे और 2 ऑप्शंस हमें पता होंगे. तो 2 ऑप्शंस हमें पता है उसका मतलब ये है कि हमने वो टॉपिक पढ़ा है. 2 ऑप्शंस हमें नहीं पता है इसका मतलब ये है कि हमने वो टॉपिक क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ा है, राइट. तो जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप अटक रहे हैं 2 ऑप्शंस में, उसको जल्दी से जल्दी फिर से क्लैरिफाई कीजिए. आपका रीडिंग जो होगा वो पहले से इसी तरह से होगा कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसको क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड कीजिए, राइट. मैं जीपीएससी पे बाद में आऊँगा. दिस इज़ ऑल इंडिया सेशन, सो लेट मी फोकस मोस्टली ऑन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. स्टेट पीएससी आई विल कवर, डोंट वरी. तो वी हैव इनफ टाइम फॉर दैट, नो इश्यूज़. तो प्रीलिम्स पे आता हूँ वापस. तो 2-3 क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ करनी है, जैसे कि मैंने विजन की थी, वाजीराम की थी. सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे क्रूशियल कि लास्ट महीने में, मतलब कि जब प्रीलिम्स है तो उसके अगले महीने में, मई में, आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के 10 या 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं. उससे 2 चीज़ें होगी. एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेकंड चीज़ कि यूपीएससी किस पैटर्न से क्वेश्चंस बनाती है. क्योंकि क्या होगा, अगर आप विजन की टेस्ट सीरीज़ करके गए हैं तो विजन का जो फ्रेमवर्क है पेपर्स निकालने का वो आपके दिमाग में सेट होगा, और यूपीएससी का फ्रेमवर्क इज़ नॉट विजन का फ्रेमवर्क, राइट. तो आप उस तरह से अटेम्प्ट करना चाहेंगे जैसे आप विजन में करते थे. इट मे बी एनी क्लासेस, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग नेम बाय फॉर एग्जाम्पल. तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है और फिर यूपीएससी में जाके आप वही पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव जाने के चांसेस ज़्यादा है. तो यूपीएससी का जो फाइनल पेपर है जो इस साल शायद 2 जून को है, उससे पहले आपको 1 महीने पहले आपको यूपीएससी के 15 साल के पेपर्स करने हैं, राइट. तो दैट वुड बी वन थिंग. सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू फोकस ऑन प्रीलिम्स इज सी सेट. काफ़ी लोगों को सी सेट से डर लगता है, मैथ्स और इंग्लिश का एक फोबिया होता है. आई वुड सजेस्ट कि डोंट वरी अबाउट दैट. इट्स थोड़ा टेक्निक के साथ जाना है. अगर आपको लगता है कि यू आर सीरियसली नॉट वेरी वेल
प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश और मैथ्स, ओके, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लीजिए, कौन से टॉपिक्स उसमें पूछे गए हैं वो देख लीजिए, और यूट्यूब पे इन सारे टॉपिक्स के शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कैलेंडर है या वॉच क्लॉक का है या टाइम एंड मैन पावर का है, तो ऐसे एक एक टॉपिक उठाइए एक वीक में और उसको कवर करते जाइए। नाउ पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो प्रीलिम्स में आई थिंक उस पर हम लोग एक अलग सेशन लेंगे, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ सी सेट के लिए सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन आंसर है उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद आप मैथ्स एंड रीजनिंग पे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में अगर डर लग रहा है तो एक ही चीज़ ध्यान में रखिए, पहली कि आप जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको पढ़ने के बाद अपने दिमाग को बंद कर दीजिए। दैट मीन्स कि आप उस टॉपिक के बारे में जो भी जानते हैं उसके बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए जो ऑथर ने कहा है। ऑथर ने अगर कहा है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है तो आपको ये नहीं सोचना है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। इस हिसाब से पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ऑप्शंस देखिए, जो ऑप्शंस पैराग्राफ से सीधा ताल्लुक नहीं रखते, जो ऑप्शंस पैराग्राफ से सीधा मतलब सिमिलर नहीं है, वो सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए एंड यू विल बी लेफ्ट विथ वन ऑप्शन और वही आपका आंसर होगा। तो इस ट्रिक को आप ट्राई करके देखिए आपके जो बाकी के सेशंस बाकी के क्वेश्चंस है उसमें, एंड आई एम होपफुल कि ये आपको हेल्पफुल होगा, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। वी विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन एग्जैक्ट लाइक completely ऑन प्रीलिम्स। लिटरेचर पे आता हूँ मैं। नाउ कमिंग टू मेंस, आपके ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो काफ़ी लोग ये सोच के लेते हैं कि ये काफ़ी स्कोरिंग है या इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके आप ये सोचते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। मेरी एक ही एडवाइस है, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इनफ है, दैट वुड बी योर फाइनल सब्जेक्ट। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन इज़ टेक्नोलॉजी, ओके, आई एम बीटेक फ्रॉम NIT सूरत, लेकिन मेरा जो ऑप्शनल था वो गुजराती लिटरेचर था, ओके, क्योंकि आई वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, ओके। सो दैट इज़ वेयर आई वांटेड टू से यू दैट आपका जो ऑप्शनल होगा वो कम्प्लीटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ योर अवेलेबल टाइम, ओके। तो जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसमें आपका जो ऑप्शनल है वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। तो करंट अफेयर्स की नोट्स कैसे बनानी है, आई विल कम टू दैट। तो वो ऑप्शनल मैनेजेबल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंड प्लस आपका इंटरेस्ट को और डिपेंड करना चाहिए, दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। आप उसके लिए कोचिंग करना नहीं करना, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शनल एज वेल एज यू। देर आर सो मैनी पीपल जिन्होंने बिना कोचिंग के भी क्लियर किया है, देर आर सो मैनी पीपल जिनका कोचिंग के साथ भी नहीं होता है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड रिप्रेजेंटेशन, राइट। मेंस इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटी, प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी। प्रीलिम्स में आपको 130, 140, 150, 160 ला के भी कुछ हासिल नहीं होना है, ओके। आपको सिर्फ एक ही टारगेट होना है कि बॉर्डर क्रॉस करना है। यूपीएससी का बॉर्डर आज तक 120 से कभी ऊपर नहीं गया है, तो यूपीएससी में आपको प्रीलिम्स में 120 क्रॉस करना है। मेंस इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटी, उसमें आपको सब कुछ लिखना है, जितना आप लिख सकते हो उतना लिखना है। अगर क्वेश्चंस छूटे देन योर चांसेस टू गेट इन द फाइनल लिस्ट सीरियसली बिकम्स डाउटफुल। तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ वेरी कॉमन क्वेश्चंस पे आता हूँ, जैसे कि सर करंट अफेयर्स की नोट्स बनानी चाहिए या नहीं। आई वुड से मैंने तो नहीं बनाई थी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कोचिंग क्लासेस ये काम कर रहे हैं जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो लोग भी वही सेम सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जो आप करने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर से गो थ्रू हो जाइए, इंपॉर्टेंट क्या हुआ है आज के दिन में वो समझ लीजिए, एडिटोरियल समझ लीजिए, एंड फिर जो मंथली मैगजीन्स है उसको जितना हो सके उतने टाइम रिवाइज कीजिए। अगर आप कोई नए फैक्ट से रूबरू हो रहे हैं तो उसको मंथली मैगजीन में ही लगा दीजिए, ताकि आपका टाइम बच जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाने में भी काफ़ी लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो जेरोक्स मशीन जैसा काम है। आपको अपने एफर्ट्स जितने हो सके उतने मिनिमाइज़ करने हैं। तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था एंड फिर करंट अफेयर्स के जो इश्यूज़ थे उसको मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करता था।
ताकि प्रीलिम्स के पहले मेरे जो मंथली मैगजीन्स थे वो ऑलमोस्ट 6 से 7 बार रिवाइज हो चुके थे, और वही चीज़ मुझे मेंस में भी काम आई। तो करंट अफेयर्स का जितना रिवीजन करेंगे उतना बेटर है। लिमिटेड रखिए अपने रिसोर्सेज को, ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेंस में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, राइट। सो बेटर है यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड फोकस ऑन दोज थिंग्स विच यू आर रीडिंग। ओके, तो अगर कोई बोल रहा है कि मतलब लोग क्या करते हैं, विजन का मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं, ओके, कंसिस्टेंटली, एंड फिर वो क्या करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले 365 पढ़ेंगे। अब जब आप लोगों ने मंथली मैगजीन्स पढ़ा है तो फिर 365 पढ़ने का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। उससे बेटर है कि आप वही मंथली मैगजीन्स को 3-4 बार और रिवाइज करिए, ताकि अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो श्योर आप अटेम्प्ट कर पाए, राइट। सो करंट अफेयर्स के लिए मेरा इतना ही सजेशन है। उसके साथ साथ राज्यसभा टीवी इज़ अ वेरी क्रूशियल रिसोर्स फॉर दैट। जितने भी करंट अफेयर्स पे डिस्कशन आते हैं आप उसको देखिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको समझिए। काफ़ी लोग उस पर भी नोट्स बनाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि नोट्स बनाना ज़रूरी है। थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट इशू कम्स अबाउट कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते। आई वुड सजेस्ट यू कि इसके लिए अगर आप बाहर से मोटिवेशन ढूंढने जाएंगे तो वो काफ़ी शॉर्ट टाइम होगा। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, आप एक्सटर्नली चार्ज करते हैं और फिर वापस से उसको चार्ज करना पड़ता है, सेम थिंग वुड बी हैपनिंग विथ यू एज वेल। तो बेटर है कि आप ये चीज़ कीजिए कि आप जो भी जिस हिसाब से या जिस उद्देश्य से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं, वो एम्बिशन, वो गोल जितना स्ट्रॉन्ग होगा वही आपकी इंस्पिरेशन बनेगा। कुछ लोग होते हैं कि दिन में 15-16 घंटे पढ़ते रहते, लेकिन वो मोनोटोनस लाइफ से भी आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन होती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि हर 20-25 दिन पे एक ब्रेक ले लीजिए अपने लिए, गेट योर सेल्फ री एनर्जाइज एंड फिर उसके प्रिपरेशन में लग जाइए। काफ़ी लोग पूछते हैं सर आप कितने घंटे पढ़ते थे या कैसे पढ़ते थे, तो आई वुड से कि हर एक का अपना स्टाइल होता है। इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग। अगर मुझे कोई और फूड पसंद है, आपको कोई और फूड पसंद है, अल्टीमेट गोल है कि हम दोनों को अपनी भूख शांत करनी है, राइट। तो आपको किसी और तरीके से पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे किसी और तरीके से पढ़ने में मज़ा आता है। तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द कंफर्ट। आप पढ़ने में कितना कंफर्टेबल है वो ज़रूरी है, ताकि आपकी जो लाइफ है वो मोनोटोनस ना रहे और आप उसमें थोड़ा ये प्रोसेस है पूरा, इसको एन्जॉय करना है। तो दैट इज़ द वन थिंग आई वांट टू फोकस कि कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आपका इनर जो मोटिवेशन होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि एक कागज़ लीजिए, उस पर 2 पार्ट लीजिए। फर्स्ट पार्ट पे लिखिए कि व्हाट आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर, बनने के बाद क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस है, एंड एक व्हाट नॉट, अगर मैं नहीं बन पाता तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जब भी आपको लगे कि आज पढ़ने का मूड नहीं है या मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो एक बार वो लिस्ट देख लीजिए कि आप अगर नहीं बन पाए तो क्या होगा, एंड देन यू विल बी अगेन रनिंग इन द रेस एंड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एक चीज़ मैं आपको काफ़ी एम्फेसाइज करके बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि ये एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट डिसाइडिंग योर लाइफ। ओके, इसको लाइफ डिसाइडिंग एग्ज़ाम के रूप में नहीं लेना है। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। आप जो सीख रहे हैं उसको एन्जॉय कीजिए, एंड वही चीज़ें हैं जो आपको आगे काफ़ी काम आएगी। कोई लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में बन जाते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड्स, कुछ लोग 3, कुछ लोग 5, एंड मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 9-10 अटैम्प्ट में बनते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, इट्स ऑल अबाउट कि 3 चीज़ें, टैलेंट, हार्डवर्क एंड लक। ओके, इन 3 का जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, तब यू आर एबल टू गेट इनटू दिस सर्विसेज। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप डिज़र्विंग नहीं थे इसलिए आपका अटेम्प्ट नहीं हुआ या ऐसा कुछ है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन काफ़ी है। तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि एवरीवन कैन कम इनटू द लिस्ट, लेकिन हैव फेथ इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। अमू, रईश ने बोला ना क्या क्यों, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स, जस्ट आई एम ट्राइंग फॉर दैट। लेकिन 1-2 और चीज़ें जिस पे फोकस करना चाहता हूँ, दैट इज़ इंटरव्यू थिंग। Luckily I got 204 in interview. I was second highest in India, but how did I tackle the interview? Okay, और ये जो 2-3 चीज़ें जो इस पे फोकस करना है। पहले ये चीज़ कि इंटरव्यू इज़ पर्सनालिटी टेस्ट,
नॉट इंटरोगेशन, आपकी पूछताछ के लिए आप नहीं जा रहे वहाँ पे। तो एक चीज़ वो आपको दिमाग में रखनी है कि यू आर नॉट गोइंग फॉर देयर फॉर इंटरोगेशन। आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है जो आप 1-2 महीने में डेफिनेटली डेवलप नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, यू नो द डे यू स्टार्ट कि आज मुझे IAS के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो एक चीज़ आप ये सोचिए कि आज से आपकी IAS की ट्रेनिंग भी स्टार्ट होती है। तो आप अब बिहेवियर से, थिंकिंग से, आपके थॉट्स से, आपके वर्क से, आपके डेडिकेशन से आप IAS है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है दैट इज़ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। उसको ऐसे ही लेना है जिसमें आपका पेशेंस चेक होगा, आपका परसिस्टेंस चेक होगा, आपका डेडिकेशन चेक होगा एंड मैनी मोर थिंग्स। आप इमोशनली कितने टैकल कर पाते हैं चीज़ों को। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जब पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप जाते हैं तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि दे आर देयर टू टेक बेस्ट आउट ऑफ यू। वो आप में अच्छा क्या है वो ढूंढने बैठे हैं, नहीं कि आप में बुरा क्या है। तो ये एक मेंटालिटी के साथ आपको जाना है। माई प्रीलिम स्कोर वॉज 106 in GS1 and 136 in CSET. This was to GEST 37005. ललित परमार का डाउट है लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर। आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो सून ऑन दैट। व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर ऑफ, I won't go into details of fee structure of different academies that are definitely available online. How to prepare for गुजराती लिटरेचर। गुजराती लिटरेचर के काफ़ी लोग हैं, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। What is the fee structure? How to write, हाँ, how to write मेंस का आंसर, ओके। और मैंने मेंस की प्रिपरेशन कैसे की थी। तो टू बी वेरी फ्रैंक देयर इज़ नथिंग लाइक कि आपको मॉडल आंसर्स पढ़ के जाना है और उसके हिसाब से लिखना है। वी डोंट नो वहाँ पे कौन पेपर चेक करने आता है और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि आप एग्जामिनर तक कितने अच्छे से पहुँच पाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंस एग्ज़ाम। ओके, तो आप जो आंसर्स लिख रहे हैं वो कितने सिंपल है, कितने एक्सप्लेनेटरी है, ताकि एग्जामिनर को अपना माइंड ना लगाना पड़े, राइट। तो ये इस हिसाब से आपको जाना है कि आपका जो स्ट्रेंथ क्या है। कुछ लोग बोलते हैं सर राइटिंग प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करनी चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने राइटिंग में सिर्फ GS2, GS3, GS4 का एक पेपर, ऑप्शनल का एक पेपर और एक ऐसे लिखा था। दिस वॉज ऑल अबाउट माई राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। क्योंकि मुझे पता था कि आई एम गुड एट प्रेजेंटेशन, तो मुझे फोकस करना था कंटेंट पे। सम पीपल आर वेरी गुड विद द कंटेंट, सो दे शुड फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन स्किल्स। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी होती है लेकिन स्लो होती है, तो दे शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर हैंड राइटिंग स्पीड। ओके, कुछ लोगों की स्पीड अच्छी होती है लेकिन हैंड राइटिंग ख़राब होती है, तो उनको फोकस करना चाहिए उनकी जो हैंड राइटिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है। अगर किसी ने 50 पेपर लिखे हैं दैट डजंट मीन कि मुझे भी 50 पेपर लिखने पड़ेंगे, राइट। मेरा इंटरव्यू का क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई विल गो इनटू दैट, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। तो मेंस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आप कितना अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हैं। नो नीड कि आप एक्सपर्ट लेवल के आंसर लेके आए, 50 टाइप के रिसोर्सेज उसमें नोट करें कि यहाँ से इसने ये कहा वो क्या, नहीं। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से टैकल कर रहे हैं। कुछ लोग इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, कुछ कंक्लूजन में ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ की लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी डल होती है, राइट। तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। आपको अपनी वीकनेसेस पहचाननी है और उसको इम्प्रूव करना है। दैट इज़ ऑल व्हाट यू नीड टू डू। तो अगर किसी ने कुछ तरह से प्रिपरेशन किया है, दैट डजंट मीन दैट यू विल ऑल्सो फॉलो द सेम अप्रोच, ओके, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेसेस अलग अलग है। कमिंग टू द लैंग्वेज, कौन से मीडियम में एग्ज़ाम लिख सकते हैं, तो आई हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम राइटिंग इन गुजराती मीडियम। मेरा मेंस का मीडियम जो था गुजराती था, ऑप्शनल भी गुजराती लैंग्वेज था। प्रिपरेशन मैंने पूरा इंग्लिश में किया है। So it is very much possible that you can write your mains exam in your vernacular languages. What is required is, अगर आपको डाउट है कि आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए या वर्नाकुलर लैंग्वेज में, एक सीधा सॉल्यूशन देता हूँ। एक ऐसे का टॉपिक उठाइए जो कभी पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स में, और उस ऐसे के पेपर को लेके आप बैठ जाइए। एक ऐसे आप लिखिए इंग्लिश में और दूसरा लिखिए आप अपने वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, एंड सी कि कौन से ऐसे में आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने थॉट्स को, क्योंकि ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल यही गेम चेंजर है, ओके। और इसमें अगर आपने संभाल लिया और इसमें आपको थॉट्स ज़्यादा लिखने हैं नॉलेज कंटेंट, आई मीन फैक्ट्स के मुकाबले,
तो इन पेपर्स में आप जिस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है आपको वही लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। कमिंग टू लैंग्वेज इन इंटरव्यू, मेरा मीडियम इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था एंड प्रॉबेबली दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने इंग्लिश में फेस किया था एंड आई कुड स्कोर वेरी वेल इन दैट। तो इंग्लिश में व्हाट मैटर्स इज़ नॉट द लैंग्वेज, लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप एग्जामिनर तक अथवा इंटरव्यूअर तक अपने आइडियाज़ कितने ईजिली पहुंचा सकते हैं, कितना अच्छे से आप उसको समझा सकते हैं आपकी चीज़ों को। अगर वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी देना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट व्हाट मेक्स इज़ डिफरेंट इज़ कि वो लोग ट्रांसलेटर रखते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी आप जो ट्रांसलेटर है उसको जो बता रहे हैं वो वही चीज़ सेम मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता, तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि इंग्लिश या हिंदी वुड बी द बेस्ट मीडियम टू गो फॉर द इंटरव्यू आंसर्स। नोट्स ऑनलाइन बनाते थे या हार्ड लाइन? मैंने ऑलवेज आई हैव प्रिफर्ड टू कीप द नोट्स हार्ड कॉपी। ऑनलाइन में क्या होता है कि मुझे रिवीजन करना पसंद नहीं था और आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद दैट, बट इट्स अगेन इंडिविजुअल चॉइस। देयर आर सो मैनी माई फ्रेंड्स जो ऑनलाइन पढ़ना काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो दैट इज़ अप टू यू। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, दैट वुड बी लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। राइटिंग लैंग्वेज मदर टंग लिख सकते हैं। आई हैव गिवन यू दैट कि कैसे क्या डिसाइड करना है। कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, ये सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन होता है। ज़रूरी ये है कि आप एग्ज़ाम को समझ पाए और उसको अच्छी तरह से टैकल कर पाए। अगर इसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ रही है और आपके पास कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट का गाइडेंस अवेलेबल है, देन इट्स फाइन। आई डोंट थिंक कि आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत है। कोचिंग आपको एक गाइडेंस देता है, एक रास्ता दिखाता है, मेहनत आपको खुद से ही करनी है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि कोचिंग जाकर आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आई हैव नो नंबर ऑफ़ पीपल जो कोचिंग जाके भी 3-4 जगह कोचिंग जाके भी नहीं कर पाते, एंड आई हैव सेम नंबर ऑफ़ पीपल जो बिना किसी कोचिंग में गए एग्ज़ाम क्लियर कर सकते। ओके, सो yes, you 34 coaching is not necessary. It's completely an individualistic choice. Tell me कौन से प्रोग्राम आर एस टी वी के कौन से प्रोग्राम, तो वो आपको डिसाइड करना है प्रोग्राम पे से। ओके, अगर विशेष में कोई टॉपिक चल रहा है जो सीधा अपने सिलेबस से रिलेटेड है तो आप देखेंगे। अगर बिग पिक्चर में कोई प्रोग्राम आ रहा है जो अपने काम का नहीं है, ओके फॉर एग्जांपल कोई मर्जर की बात चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच की बात चल रही है जिसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, तो आई थिंक मैं प्रेफर नहीं करूँगा वो देखना। समझ रहे? तो टॉपिक देखना है और उसका सिलेबस के साथ रिलेवेंस देखना है। दिस 2 थिंग्स यू विल डिसाइड कि आपको कौन सा देखना है। जिग्नेश का क्वेश्चन है, आप कितने आवर्स पढ़ाई करते थे? मैं पढ़ाई कितने घंटे करता था उससे बेटर है कि कितनी क्वालिटी स्टडी करता था, वो ज़रूरी है। मैं जब पढ़ने बैठता था तो मेरा कंप्लीट फोकस मेरी स्टडी पे रहता था। अगर वो आप 4 घंटे 5 घंटे भी मैनेज कर पाते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। अगर 12 घंटे भी लेके बैठ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग उसमें नहीं जा रहा है तो वो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट? तो ऑन अ पर्सनल लेवल आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 13 to 14 आवर्स एवरी डे, समटाइम्स 15 आवर्स एज वेल। लेकिन क्योंकि मैंने स्क्रैच से प्रिपेयर किया था और मेरे दिमाग में फिक्स था कि फर्स्ट अटैम्प्ट ही फाइनल अटैम्प्ट है, तो आई हैड टू स्टडी फॉर दैट टाइम। लेकिन इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कि कितने घंटे स्टडी करना है। लेकिन एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दिन में जब आप रात को सोने जाए तब आपको ये फील ना होना चाहिए कि आपने आज टाइम वेस्ट किया। अगर ये फील नहीं होता है तो आपकी स्टडी इज़ गोइंग कम्प्लीटली ऑन ट्रैक। देन हाउ मच टाइम वी गेट फॉर ईच क्वेश्चन? ललित, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं रहा। हाउ मच टाइम वी गेट फॉर ईच क्वेश्चन, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी दैट क्वेश्चन? देन देर आर क्वेश्चन बाय धवल सुतरिया, आई हैव ऑलरेडी एड्रेस दैट क्वेश्चन। सर, इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है तो दैट डजेंट मीन कि आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी ये क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना है। आप इंटरव्यू तक हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन ये प्रिपरेशन आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करें। टेक फॉर एग्जांपल मी, ओके, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन माई इंग्लिश बिकॉज मेरी प्रिपरेशन इंग्लिश में थी। तो शुरुआत में स्ट्रगल रहेगा, शुरुआत में यू फील कि नहीं हो पा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो तो हर एक चीज़ में बिगिनिंग इज़ द ऑलवेज हार्डेस्ट पार्ट। जैसे जैसे आप उसको टैकल करते जाएंगे एंड यू विल फील कि आप एन्जॉय कर रहे हैं।
लेटर ऑन एक पार्ट आएगा कि आपको लगेगा कि यार बाकी सारी लैंग्वेज में पढ़ना ही नहीं है, आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो इंग्लिश का फोबिया पहले आपको हटाना है और फिर उसको एज ए लैंग्वेज एक्सेप्ट करना है, नॉट एज ए सब्जेक्ट, एंड देन ट्राई टू रीड एवरीथिंग इन इंग्लिश। शुरुआत में तकलीफ रहेगी, पेशेंस इज़ द की फॉर दिस एग्ज़ाम और ऑल्सो फॉर लर्निंग इंग्लिश। जितना सब्र से आप काम लेंगे उतना आपको अच्छा होगा। सिलेबस में कितने टाइम में ख़त्म, यू कैन नेवर फिनिश द सिलेबस। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जब पढ़ता था तो मैंने मेडिवल इंडिया छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कम, एनालिसिस के बाद मुझे लगा कि इसका बेनिफिट कम है, एंड देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम मेडिवल इंडिया। तो इट्स अप टू यू कि आप कितने अच्छे से उसको एनालाइज कर पाते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स में मुझे पता है कि मुझे 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाना है, तो आई कैन सर्टेनली कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सच टॉपिक्स कि जिसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, राइट। तो मैं अपने जो रीडिंग है उसको सिलेक्टिव रखूँगा ताकि अगर एक आध दो क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जितना अच्छे से पढ़ के जा रहा हूँ या जिसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो टॉपिक्स मेरे ना छूटने चाहिए। तो इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर सेल्फ एलिजिबल टू राइट सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टू अटेम्प्ट सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज़ द क्राइटेरिया, नॉट द लाइक अगर मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे अलावा ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे जो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे लेकिन स्टिल दे कुडंट क्लियर इट और आई कुड क्लियर इट, बिकॉज एक तो मैंने बोला कि सिलेक्टिव स्टडी करना है और लक फैक्टर कहीं ना कहीं आ जाता है। इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग द सिलेबस, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू ऑल हैव रेड, राइट। देन विच लैंग्वेज यू यूज्ड RSTV? मैंने RSTV में हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ किया था। विच मंथली एंड मिडनाइट, सॉरी आई एम नॉट एबल टू गेट दिस कमेंट। विच लैंग्वेज यू यूज्ड RSTV? ये तो मैंने पढ़ लिया। विच लैंग्वेज यू यूज्ड? न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा है। ओके, कौन सा न्यूज़पेपर? प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक बुक का नोट्स। ओके, न्यूज़पेपर आई वुड सजेस्ट इंडियन एक्सप्रेस दिस डेज। द हिंदू इज़ ऑलवेज बेस्ट, लेकिन कभी कभी थोड़ा लेफ्टिस्ट मेंटालिटी आ जाती है उसमें, अदरवाइज कंटेंट वाइज इट्स ऑसम। यू कैन यूज़ द हिंदू फॉर न्यूज़ एंड एडिटोरियल के लिए आप एक्सप्रेस एंड द हिंदू दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्रीलिम्स तक द हिंदू यूज़ किया था, मेंस के पहले तो मैंने न्यूज़पेपर यूज़ ही नहीं किया, मैंने सिर्फ RSTV के डिस्कशंस देखे थे और इंटरव्यू के लिए मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ा था। लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल आई वुड सजेस्ट कि इंडियन एक्सप्रेस इज़ एनी वे बेटर चॉइस। प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक्स बुक्स के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? डेफिनेटली, अगर आपके पास एक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम के एक महीने पहले आराम से रिवाइज कर सकें। तो अगर आपको बुक में ही सब कुछ नोट करना है या हाईलाइट करना है, यू कैन डू इट। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनानी चाहिए, यू कैन मेक नोट्स एज वेल, लेकिन द थिंग इज़ कि वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझिए और अपने शब्दों में लिखने का ट्राई कीजिए, फिर चेक कीजिए कि कौन सी चीज़ें आपसे मिस हो गई है और उसको अलग से टपका दीजिए। तो ये अप्रोच आपको ज़्यादा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा। हाँ, मैं गुजराती मेंस में गुजराती लख्યું છે। लोग पूछते हैं कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आपको बहुत यू कैन से पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, काफ़ी श्लिष्ट लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन मेरा अनुभव ये कह रहा है कि मेंस इज़ नॉट दैट मच टेक्निकल, उसमें ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ें ज़रूरी है वो है कि आप कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इंग्लिश वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है तो फील फ्री टू यूज़ इट। ओके, इट्स आपको लैंग्वेज के मार्क्स नहीं मिल रहे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आपकी स्क्रिप्ट में इंग्लिश के आंसर्स लिख दें। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आप लोकल न्यूज़पेपर रिफ़र कर सकते हैं मेंस के पहले 2-3 महीने तक, तो आपका वो वॉकेब बन जाएगा। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको एक वॉकेबुलरी स्पेसिफिकली प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए इट्स वेरी जनरल एंड डोंट fear about it much. Can we dare to skip reading newspaper? Definitely you can dare to skip reading newspaper, but at the same time जो लिंक होगी ना वो नहीं बन पाएगी। तो जब मंथली मैगज़ीन आपके हाथ में आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको पूरा मैगज़ीन रटना है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे कि चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर स्किप करते हैं और
वो मतलब मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं तो एक जो आर्टिकुलेशन होता है न्यूज़पेपर का, जिस तरह से वो लिखते हैं एडिटोरियल्स में एंड ऑल, वो आप मिस कर जाएंगे। तो आपके मेंस का आंसर राइटिंग जो होगा वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि चीज़ें लिखनी कैसे है। एट द सेम टाइम आपका इंग्लिश वॉकैब बढ़ेगा, एट द सेम टाइम आपके दिमाग में एक लिंक बनेगा बैक ऑफ द माइंड, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। तो येस, यू कैन डेयर टू स्किप द न्यूज़पेपर, बट आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू डू सच डेयर, राइट। आपने नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स के लिए, मैंने मेंस के लिए ही नोट्स बनाए हैं। प्रीलिम्स उसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। अगर कोई फैक्चुअल चीज़ें हैं तो उसको मैंने अलग से लिख दी थी। जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया था, किस पर्पज़ के लिए बनाया था और उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, तो वो मैंने अलग से लगाया था। कौन सा न्यूज़पेपर कौन एडिट करता था वो मेरे पास अलग लिस्ट था, जो शायद स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। तो यू कैन गेट दोज लिस्ट और उसको बार बार पढ़ो, दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Okay guys, I think it's been almost 40 minutes till we are talking. So I'll take a leave. We'll be meeting again on Tuesday probably. On Tuesday I'll be again coming online to answer your doubts. आज मैंने जो बताया है वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी इस सारी चीज़ों की. I will be also sharing my story.